नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेट नंबर 7 सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, काफ़ी मात्रा में लोअर पीसीएस में आए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ, यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, इसे फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 7। तो दोस्तों, सेट नंबर 7 का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2 प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट वाली लंबाई वाला देश जो है वो भारत है। याद रखिएगा, भारत। फिर दोस्तों, नंबर 3 पे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात में है, कच्छ। याद रखिएगा, गुजरात, कच्छ। 4 भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? प्रश्न संख्या 4 भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, अक्सर रिपीट होता है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। दोस्तों, यदि आप हमारा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इन प्रश्नों को नोट करते हुए चलें। इससे पहले 6 सेट आ चुके हैं, उन 6 सेटों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उनको जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है बनिहाल दर्रा। याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। 7 भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। 8 पे चलते हैं दोस्तों। 8वां जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो कुट्टानाड जो है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है कुट्टानाड, जो कि केरल में है। 9 पे चलते हैं। 9 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कोंकण तट के नाम से। पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 10 गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है गोमती नदी। याद रखिएगा, गोमती नदी।
फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीट भी हुआ है कई बार। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो वह नदी दोस्तों है दामोदर नदी। याद रखिएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। फिर दोस्तों 12 पे है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो भारत में जो शीतकालीन पवनें होती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 13 वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम, याद रखिएगा मानिसराम, यह मेघालय में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मानिसराम है, जो कि मेघालय राज्य में है। 14 उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, यह भी पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है। 15 भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है सागौन का वन पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 16 भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी के वन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। 17 दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी रिपीट हुआ है और लोअर में भी आया है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी हुआ है। 18 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो यह आती है उड़ीसा में। याद रखिएगा उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 19 जुड़वा खनिज किन खनिजों को कहा जाता है? या जुड़वा खनिज कौन से खनिज हैं जिन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो यह है सीसा जस्ता। याद रखिएगा सीसा जस्ता ऐसे खनिज हैं जिन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। 20 है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार तो एक कृषि के क्षेत्र में या कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में या कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कश्मीर राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर बहुतायत में पैदा होता है। याद रखिएगा केसर पैदा होता है कश्मीर राज्य में। 22 नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये प्राप्त होता है पोस्ता से। नोस्कापीन जो प्राप्त होता है वो पोस्ता से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है केरिका जेंथिन के कारण। याद रखिएगा पपीते में पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण जो है हरा होता है। उसी प्रकार पपीते में पीला रंग जो है केरिका जेंथिन के कारण पीला रंग होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 24
प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, याद रखिएगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेलुलोज। याद रखिएगा, सेलुलोज ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 25, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो दोस्तों यह हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड। 26। फिर 26 है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ये भी कई बार रिपीट होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिलहाल आप लोग जान लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है और रिपीट भी कई बार होता है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 27, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ये भी लोअर में आया है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी बारबरा मैकलिंटक ने। याद रखिएगा, जंपिंग जीन की खोज जो की थी वो बारबरा मैकलिंटक ने की थी। 28, मूर देश का यात्री। दोस्तों अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और कई बार पूछे गए हैं, उनको भी देख लीजिए। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको अगले सेट में सही कर दूंगा। मूर देश का मतलब मोरक्को। याद रखिएगा, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 29, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 30, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। दोस्तों यदि आप इस सेट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। 32, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो दोस्तों मंगोल आक्रमण जो सबसे अधिक हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए हैं। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। 33, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। दोस्तों अगला प्रश्न है 34, सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था, ये भी पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इनको लिखते हुए चलें। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 35, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिले को क्या कहते थे मुगल प्रशासन के दौरान, जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। याद रखिएगा, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, यानी जिले को सरकार कहा जाता था। याद रखिएगा, जिले को सरकार कहा जाता था। तो दोस्तों ये सेट नंबर 7 था। दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से आप लोगों को बता दूं, यदि किसी भी प्रश्न में आपको त्रुटि मालूम हो या मिसप्रिंट मालूम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पे। और साथ ही साथ दोस्तों
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।